लिंक उन्होंने शेयर कर दी है उस पे बाकी। जी जी अब प्रभात सर और विनीत सर ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी यस कीर्ति जी, हम लोग अवेलेबल हैं। तो हम लोग सबसे शुरू करते हैं, है ना? तो लग रहा है कुछ टेक्नोलॉजिकल वो रहेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना? तो हम लोग हाँ शुरू। जी ठीक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीजी कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वेबिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित श्री प्रभात रंजन जी, जीएम एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री विनीत जी, मार्केटिंग हेड एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी, प्रिंसिपल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीजी कॉलेज, डॉक्टर मनोरमा सिंह जी, रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ, जयप्रकाश वर्मा जी, कोऑर्डिनेटर इग्नू स्टडी सेंटर, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, जिसका की टॉपिक है अपॉर्चुनिटी आफ्टर 10+2। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना पैंडेमिक से हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में, और जो हमारे लर्नर्स हैं उनके मन में ये विचार आ रहा है, ये विचार उठ रहा है कि पोस्ट लॉकडाउन, पोस्ट हमारे करियर की क्या दिशा होगी, कि वो कैसे, वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम अपने करियर को बना सकते हैं, क्या स्किल्स हैं, ऐसी क्या स्किल्स हैं कि अगर हम एक्वायर करें तो जो पोस्ट कोविड-19 जो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी उसमें हम खरे उतरेंगे। तो ध्यान में रखते हुए आज वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें विनीत और प्रभात रंजन रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हैं, जो कि इन बिंदुओं पे प्रकाश। मैं ज्यादा समय लेते हुए प्रोफेसर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वेबिनार के संदर्भ में अपने विचार रखें। मैडम। नमस्कार, मैं अनुराधा तिवारी श्री प्रभात रंजन जी का, विनीत टंडन जी का, डॉक्टर का और अपने साथी कीर्ति, जयप्रकाश और विशाखा का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक है हमारे वेबिनार का, ये बच्चों के लिए बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक है। उसका कारण है कि कभी कभी हम लोग टेक्निकल कंपनीज का नाम सुन करके ये सोचते हैं कि इनमें जाने के लिए या इनमें जॉब पाने के लिए आपका कुछ टेक्निकली बहुत एडवांस होना आवश्यक है, या आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे, वहां से आपने पढ़ाई की होगी, आप तभी इस तरह की जगहों पर पहुंच सकते हैं। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ छात्राओं के साथ ये जाने के लिए। एक बार हम लोग अपने बच्चों का टूर भी एचसीएल में कराने के लिए गए थे और बहुत अच्छा लगा वहां पर जाकर के। तो मुझे महसूस हो रहा है कि आज रंजन साहब की और टंडन साहब की जो उद्बोधन होगा उससे शायद ये मिथ भी मिटेगा और छात्राओं के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसी उम्मीद के संग मैं आपका इस मंच से सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विचार रखें और जो हमारे रिसोर्स पर्सन उनका स्वागत करें। थैंक यू कीर्ति जी। सबको नमस्कार। सबसे पहले हम अनुराधा मैडम जो इस वेबिनार की चेयरपर्सन हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, वो बहुत यूजफुल होगा। और हमारे इस वेबिनार के जो कीनोट स्पीकर्स हैं डॉक्टर प्रभात रंजन जी और डॉक्टर विनीत टंडन जी, वो एचसीएल से हैं, और जब हमारे बच्चे सुनेंगे इनको तो इनको लगेगा कि जो अभी अनुराधा मैडम ने कहा कि एक मिथ है लोगों में कि अगर
ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के बच्चे टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकते हैं, वो मिस क्लियर होगा। हमारे साथ हमारी कीर्ति जी हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और कन्वेनर हैं इस वेबिनार के, और हमारे संग सुनील जी हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। सभी का स्वागत है। रंजन जी का हम स्वागत करना चाहेंगे और प्रभात रंजन जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अपने विद्यार्थियों को बता दें, जिससे उनको, हमारे विद्यार्थियों को पता चलेगा कि प्रभात रंजन जी आपको क्या बताएंगे। DGM HCL टेक्स में हैं और इनको 16 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ HR, स्टार्टअप, प्रोसेस बिल्डिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। Currently, Dr. Prabhat ji is leading a new initiative at HCL Technology Lucknow in the field of strategic hiring, which will help in developing stable and well-trained resources, long-term source availability. Mr. Prabhat Ranjan ji को जो है, he has knack for building things from scratch. कि किस तरह से नई चीजें बना सकते हैं, and he has worked on various projects which he has started from scratch and built an entire functioning for various businesses. प्रभात रंजन जी, इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है और आपके उद्बोधन से हमारे विद्यार्थियों का, हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत लाभान्वित होंगे। हमारे दूसरे कीनोट जो हेड मार्केटिंग है HCL ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज लखनऊ, और विनीत जी को 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर्स का। फुल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओरेकल कॉर्पोरेशन, क्विकली बिजनेस स्टैंडर्ड, सेंटम लर्निंग, और प्रेजेंटली हेड मार्केटिंग एट HCL ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज हैं। और विनीत टंडन जी का जो सबसे बड़ा स्पेशलाइजेशन है, ये हम लोग को भी सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे विद्यार्थियों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि इनके जो मोटिवेशन सेशंस होते हैं, दे आर ब्लेंड ऑफ म्यूजिक, पोएट्री, पॉपुलर म्यूजिक सॉन्ग एंड इंस्पिरेशनल कोट्स, and they are interwoven into one to create a experience. He is a regular columnist in leading publication in India, where he advises youth on career guidance and motivation. आपका सबसे अच्छा ये है कि आप म्यूजिक, पोएट्री और पॉपुलर म्यूजिक, मूवी सॉन्ग्स के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और आज हम लोग करके बहुत लाभान्वित होंगे। आपको भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति जी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, ऐसे नए नए टॉपिक पे काम करते रहते हैं। प्रभात जी हम लोगों ने विजिट किया है, अनुराधा मैडम भी बता रही हैं कि उन्होंने भी अपने विद्यार्थियों के संग विजिट किया है। और HCL जैसे एटमॉस्फेयर में अगर इग्नू के विद्यार्थी, कॉलेज है, कॉलेज है खासतौर से, अगर गर्ल्स को कहीं जॉब मिलता है तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी बात होगी। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। अब हम अनुराधा मैडम की अनुमति लेंगे। कार्यक्रम को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो आपकी अनुमति है अनुराधा मैडम? अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो जयप्रकाश जी, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कीर्ति जी, मैं प्रभात जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो काइंडली आगे का सेशन शुरू करें। रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप फोन से आपने लॉग इन किया है तो अपना और क्या नाम है, अगर लिमिटेड डाटा है तो आप अपना कैमरा भी बंद कर दें, जैसे कि आप एक्सपर्ट। मैं प्रभात करता हूं काइंडली आप सेशन को एक रिक्वेस्ट और मैं कर दे रहा हूँ। एक्चुअली जो लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया गया है, तो आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी एक्चुअली समस्या है, जिस मेल से रजिस्टर्ड किया था उसी मेल से जीमेल अगर है तो इजीली ज्वाइन हो जा रहा है, बाकी के साथ थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप यूट्यूब लिंक्स का उपयोग कर सकते हैं जितने भी लोग ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। जी जी जी, हाँ प्रभात सर काइंडली ज्वाइन। Thank you so much, Kirti ji. I would like to thank Anuradha Tiwari ji for arranging such an opportunity.
where people like us can come and give our views to the young minds. I would like to thank Manorama ji for giving all the encouraging words and always been there. And I've always seen her as one of the person who has always looked at people who are young and supporting them to take up new career. I've heard her several times even on radios where she keeps on speaking to the young guys and telling them how to enhance their career, right wherever they are, and encouraging them to take up education and move ahead in their life. Other academicians who are there on this platform, encouraging their students to become a part of such kind of a webinar. ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है जहां पर लोग अपने अपने घरों में हैं, चाह के भी ओपन नहीं हो पा रहा है, और ऐसे कॉलेजेस अगर इस तरीके का खुद से इनिशिएटिव लेता है, कई बार हमारे मन में ये रहता है ना कि स्कूल या कॉलेजेस जो सरकारी हैं वो कई बार सही इनिशिएटिव नहीं करते। अनुराधा जी प्रिंसिपल है एक सरकारी कॉलेज की, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी मेहनत करके इस तरीके का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। और उनके बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। आई एम श्योर ये सिर्फ एक प्रोग्राम इस तरीके को, कई तरीके का इस तरह का प्रोग्राम करती होंगी जो कि अपने बच्चों को और इंफॉर्मेटिव या और इंफॉर्मेशन देने के लिए कर रही होंगी। तो ये मतलब एक नया जमाने की हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात ये कर रहे हैं कि जहां पर कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है, स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, क्या ऐसी परिस्थिति में जो एजुकेशन है उसकी महत्व क्या वही रहेगी जो पहले थी? क्या डिग्री उतना ही महत्व रखेगा जितना पहले रहता था? क्या डिग्री को हम उसी तर्ज पे देखेंगे जैसा कि हम पहले देखते थे, या ये बदलने जा रहा है? अगर आप पिछले 1.5-2 महीने में देखेंगे तो स्कूल्स भी अपनी एजुकेशन आजकल ऑनलाइन करने लगी है। बात डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं लखनऊ की, उनसे मेरी हो रही थी, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से स्कूल ने भी कई इनिशिएटिव लिए हैं जहां पर आप घर बैठ करके टीवी के जरिए आप अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल। 5वीं क्लास एंड ऑनवर्ड जो है स्कूल के लिए कार्यक्रम चल रहा है टीवी के ऊपर में। ये जो एजुकेशन की जो चेंजेस आ रही हैं, इससे क्या बदलाव आने वाला है? जो हमारे बच्चे हैं जिस तरीके से अपने शिक्षक को देखते थे, अपने करियर को देखते थे, क्या वो उसी तरीके से देखने वाले हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो इस बात का था कि आज तक पढ़ाई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बच्चों के लिए रहा है वो ये रहा कि अगर हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, और अनफॉर्चुनेटली अच्छी एजुकेशन का मतलब हमेशा से ये रहा है कि अगर हमारे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो शायद हमको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अच्छा कॉलेज इसीलिए चाहिए ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। अंततः सभी पढ़ाई का जो फोकस है वो नौकरी पे आके सीमित हो जाती है। जब लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया था, चाहे वो गुरुकुल के तरीके से पढ़ाई हो या बाद में स्कूलों के जरिए पढ़ाई हो, पढ़ाई का या स्कूल का विद्यालय का जो एक्चुअल मीनिंग था वो विद्या देना था, यानी कि नॉलेज देना था। अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज देना जो है वो जॉब देने के लिए हो गया है, ना कि वो विद्यालय नहीं जॉबालय हो गया है कि यहाँ आइए और यहाँ से जॉब पाइए। ये सबसे बड़ा चेंजेस जो है आज के डेट में मतलब लोगों के मन में आया है। तो क्या हम स्कूल कॉलेजेस सिर्फ जॉब लेने जाते हैं? अगर जॉब लेने जाते हैं तो क्या हमको स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत भी है? अगर मैं जॉब पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कंपनियां क्या देख रही हैं? नहीं, मैं ह्यूमन रिसोर्स में काम करता हूं। जब हम हायर करने जाते हैं तो हमारा पहला ये नहीं रहता कि किस स्कूल या किस कॉलेज से बच्चे पढ़ा है। हमारी जो इवैल्यूएशन होती है वो बेस्ड है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या उस जॉब में वो फिट बैठेगा, और उसके लिए कि कोई कॉलेज या कोई स्कूल उसका बाइफर्केशन नहीं होता, नॉलेज होता है। और नॉलेज चाहे वो कहीं से प्राप्त किया हो, चाहे वो नॉलेज घर बैठ के प्राप्त किया गया हो या किसी आलय में जाके, यानी कि किसी जगह पे जाकर के आपने प्राप्त किया हो, नॉलेज जहां से भी आपको मिला हो, अगर वो नॉलेज सही है और वो इस तरीके का नॉलेज इसका आप आगे जाके सदुपयोग करने लिए आपने नॉलेज लिया है, तो वो आपको बहुत लंबा हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये जो बदलाव आज के डेट में आया है, जहां पर आप घर बैठकर वेबिनार अटेंड, अपने शिक्षकों का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं,
कई सारे और यूट्यूब रहे हैं ताकि आप उस तरीके से अपग्रेड कर सके जैसे कि आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो आगे वही फल करेगा जिसके लिए आप स्कूल कॉलेज जाना चाहती थी। आप विद्या अर्पित करने के लिए, और विद्या जो है घर पे किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यार 12वीं कक्षा के बाद हमने जो कुछ भी नॉलेज हमने लिया है, क्या ये सफिशिएंट है कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए? जब हम ये मान के चले कि अगर जॉब नॉलेज के बेसिस पे मिल, डिग्री के बेसिस पे नहीं मिल रहा, तो क्या 12वीं के बाद भी जॉब मिल सकता है? और क्या वो जॉब रहेगा कोई ऐसे ही आम जॉब रहेगा या खास जॉब रहेगा? जैसा कि मैं कई बार कहूं कि जॉब की दो बाइफर्केशन हम कर सकते हैं, इट इज अ जॉब एंड इट इज द जॉब। और जॉब कोई भी नौकरी, पत्थर तोड़ने का काम भी एक नौकरी है, ये भी एक काम है, कहीं गए और पत्थर तोड़ रहा है, और पत्थर तोड़ के मूर्ति बनाना भी काम है, पर मूर्ति बनाना द जॉब है और पत्थर तोड़ना और जॉब है। मतलब काम तो कोई भी हो सकता है। तो कई बार हमारे मन में ये भी आ जाता है कि क्या हम 12वीं कक्षा पास करने के बाद जो हमें नौकरी मिलेगी, क्या वो क्वालिटी जॉब होगा? क्योंकि अगर हम 4 साल और इंजीनियरिंग पढ़ लें, एजुकेशन जब हम कर लें, तो मिलेगी तो वो नौकरी शायद बहुत ही वेल क्वालिफाइड होगा, बहुत ही सुपीरियर जॉब होगा, और मेरी सैलरी लेवल जो है बहुत ही हाई रहेगा। और सोच करके कई बार हम सोचते हैं यार जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती शायद हमको जॉब की तरफ नहीं देखना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि नौकरी आपकी काबिलियत पे मिलती है। कुछ अर्ली एग्जांपल आपको बताता हूं। एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट 13 साल की उम्र से करी थी, 13 इयर्स। और उनका कहना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करने में देरी कर दी। 13 साल की उम्र में इसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। जो भी फाइनेंस की पढ़ाई करते होंगे, आई एम श्योर इस नाम से आप वाकिफ होंगे। तो भी वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करने में देरी कर दी। आप लोग बिल गेट्स का नाम जान रहे हैं, उनकी करियर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 19 साल की उम्र में करियर शुरू किया है। नॉर्मली हमारे देश में 17-18 साल की उम्र में लोग 12वीं कक्षा पास करते हैं। 19 साल की उम्र में हम पहले अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में होते हैं। तो क्या हम बिल गेट्स जैसे लोग 19 साल की उम्र में बन सकते हैं, या बिल गेट्स एकमात्र है दुनिया का जैसा बन सकता है? बिल गेट्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सब के हैं, हम सबको इसके बारे में पता है। हीरोज हैं इसी तरीके से बहुत शुरू किया और शायद हम उसके बारे में जानते भी नहीं। भारत धीरू भाई अंबानी को सब कोई आजकल जानता है। अगर ये पूछा जाए कि उनकी पढ़ाई कितनी थी, तो शायद हम में से शायद ही किसी को पता हो कि एक्चुअल डिग्री उसने कौन से प्राप्त किया था। शायद कोई भी नहीं। 10वीं के बाद ही वो चले गए थे आगे पढ़ाई अपने जॉब करने के लिए। और उन्होंने जो कंपनियां लॉन्च की, वो कंपनी न केवल भारत में बल्कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ कंपनी में से। जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी विमल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च किया था, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्लोथ्स के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। और उन्होंने दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट को बुला करके कंपनी को लॉन्च किया। अभी आप ध्यान रखें, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ाई नहीं किया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई MBA का डिग्री भी नहीं लिया है, और उस व्यक्ति का सोच देखिए। उस व्यक्ति एक ऐसे कंपनी के जो कि भारत का भविष्य बदलने वाला है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, सब कोई चाहे कितने भी किसी भी बहुत पैसे से कितनी भी कमी क्यों ना हो, उसके बावजूद आप देखेंगे कि सबके हाथ में एक छोटा बड़ा मोबाइल जरूर रहता है। कम्युनिकेशन एक जमाने में इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव टूल। एक रिलायंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था बहुत पहले 2002-3 में, जिसका नाम था मॉन्सून। 500 रुपए में मोबाइल मिलते थे उस जमाने में, और अनलिमिटेड कॉल हुआ करता था। वो एक ऐसा रेवोल्यूशन था कि सबके हाथों में फोन आ गया। तो मतलब धीरू भाई अंबानी ने एक ऐसी कंपनी की लॉन्च, एक स्थापना करी, और उस कंपनी ने हमेशा ऐसे चीजों का नींव रखा है जो कि मील का पत्थर साबित हुआ, जो भारत के भविष्य बदलने में बहुत जगह कामयाब रहा है। और इस तरीके के, और मैं ये एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहा हूं, ये नोन एग्जाम्पल है। इस तरीके के हजारों एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने में अवेलेबल होंगे,
आपके मोहल्ले में होंगे, आपके घरों के जानने वाले ऐसे लोग होंगे जिनकी शायद पढ़ाई तो उतनी नहीं होगी, बट वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक सक्सेसफुल अपने जॉब में वो सक्सेसफुल है और अपने कामों में वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस अपने काम में कैसे मिलता है? क्या ये, अगर ये पढ़ाई रिलेटेड नहीं है तो फिर कैसे, फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, पढ़ाई रिलेटेड है, डिग्री रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन रिलेटेड है। नॉलेज इज समथिंग दैट यू शुड कीप प्रोक्योरिंग। और पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो आपको बाउंड्री लेस करता है कि हमने ग्रेजुएट कर लिया, हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित हो गए अपने ग्रेजुएशन के बाद, वो आपकी एक लिमिटेशन नहीं है कि हम सिर्फ ग्रेजुएट हैं। वो लिमिटेशन तोड़ने की बात हम कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज इतना ज्यादा है कि किसी भी जगह पर जब आप खड़े होंगे तो दुनिया आपकी नॉलेज सुनने को तैयार हो। इसके लिए किसी डिग्री को लेने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली जॉब में कंपनियां इस चीज को अब समझ रही हैं और इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं। और ये जो कोविड का समय है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारी कंपनियां होंगी HCL की तरह जो कि अपने विचारों को डायनेमिकली बदल रही हैं। सबसे पहला कि आगे जाकर के भी डिग्री बेसिस पे लोगों को सिलेक्शन करेंगे, हो सकता है नहीं, तो कैसे करेंगे? पीपल, कंपनी को ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। ट्रेनिंग के लिए वो भेजते हैं आपको कॉलेज में, कि आप कॉलेज में जाएंगे और वेल ट्रेन्ड हो करके आएंगे। कई बार आप कॉलेज जाते हैं, उसके बावजूद भी जो स्किल चाहिए होते हैं, जिसके लिए इग्नू बड़ा आजकल नाम कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड करिकुलम लेकर के मार्केट में आते हैं, हमेशा अलग वेरिफिकेशन प्रोग्राम भी लेके आते हैं और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने सिंक्रोनाइज करके प्रोग्राम लेके आते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन की डिमांड है, इंडस्ट्री की, एजुकेशन की, गवर्नमेंट की आगे की जो स्ट्रैटेजिक नीड है, उसको देखते हुए करिकुलम बनाया जाता है, पैडागॉजी बनाई जाती है और उस हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। सिमिलरली इंडस्ट्री भी हो सकता है आगे जा करके इस बात पे ज्यादा ध्यान दे कि हम लोगों को रॉ उठाएं। रॉ मतलब जब आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आपको जिस शेप में बदलना चाहे उस शेप में बदल जाए। मतलब आप बिल्कुल पानी की तरह हो, पानी को जिस भी बर्तन में डालते हैं उस बर्तन का शेप ले लेता है। आप कटोरी का शेप हो जाएगा, आप किसी राउंड बर्तन में डालें तो राउंड शेप हो जाता है, राइट। और उसके बाद अगर आप उसको फ्रीज करें तो उसी फ्रीज के रूप में वो बाहर निकलता है। अगर आप उस हिसाब से एक गीली मिट्टी की भांति है जहां पर जैसे चाहे वैसे आपको तराशा जा सके, तो उस तराशने के रूप में हो सकता है कंपनी आपको हायर करना शुरू करे, जो कि HCL करता है। मैं आपको HCL के उस प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा जो कि एक गीली मिट्टी की तरह लोगों को लेता है और फिर उसको तराश करके एक सुंदर और सुसज्जित बर्तन की तरह रूप में उसको अपने यहाँ काम पे लगाते हैं। वो प्रीशियस आइटम बन जाता है। एक मिट्टी का शायद कोई वैल्यू, लेकिन जैसे आप उस पर अलग अलग आकृति बनाते हैं, उसके ऊपर में तरह तरह के डिजाइन देते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो उसका कॉस्ट उसी तरीके से बढ़ जाता है। तो अगर उसी तरीके से अगर इंडस्ट्री आपको अर्ली एज पे यानी कि 10th 12th के बाद अगर आपको हायर करना शुरू करे और उसको ट्रेन करके अपने यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ, यानी कि जॉब में जैसे मोस्ट सक्सेसफुल आप हो सकते हैं उस तरीके से आपको डेवलप करे, तो आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो जॉब ओरिएंटेड होगी, यानी कि जैसी नीड है उस हिसाब से होगी और वैसे में आप अपनी जॉब को अर्ली शुरू कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर क्या अगर हम 12वीं के बाद ही डिग्री कर लें तो फिर सर आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है क्या? इस सोच को बदलने की जरूरत है। पढ़ाई, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि पढ़ाई जो है आपको लिमिट है, यानी कि आपकी बाउंड्रीज को बढ़ाता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही बढ़ेंगे। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता जीवन में। रेगुलर एजुकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेजेस दे रहे हैं वो कंटिन्यू रखना चाहिए, बट मे बी आने वाले समय में इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, द फॉर्मेट विच इज बीन ऑफर्ड टू यू एज ऑफ नाउ। जैसे वेबिनार हो रहा है, जैसे डिस्टेंस मोड एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, वो भी एक इवनिंग क्लासेस, कई कॉलेजेस इवनिंग क्लासेस वगैरह करते हैं जहां पर भी आप पढ़ने के बाद जा सके। अगर आप देखेंगे कि कई सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज में 12वीं कक्षा पढ़ाई इतनी महंगी है कि माँ बाप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते और एक रेगुलर ट्रेंड है कि 12वीं के बाद बच्चे जॉब शुरू करते हैं और कुछ पैसे जमा करने के बाद फुल टाइम एजुकेशन करते हैं या फॉर्मल एजुकेशन करते हैं, या दोनों साथ साथ चलता है। शायद
भारत में भी वो समय आ गया है जहां पर ये दोनों साथ साथ चल सकता है। बस हमारी सोच को थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। सोच तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि HCL जो कि 12वीं कक्षा के बाद शुरू किया, जिसका नाम है टेक बी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति जो 12वीं कक्षा पास कर रहे हैं और जिसको IT की तरफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान है, वो सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते मैथमेटिक्स आपको इसका पढ़ना चाहते हो, उस दिशा में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। और HCL आपको इनिशियली 1 साल तक हाईली स्किल्ड ट्रेनिंग देता है। ये ऐसी ट्रेनिंग होती है जो आप किसी कॉलेज या कहीं बाहर से इसका सर्टिफिकेशन करेंगे तो लाखों रुपए एक्सपेंस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि HCL आपको एक पर्टिकुलर एरिया में टॉपिक करता है, ट्रेनिंग करता है। मान लीजिए उसका ट्रेनिंग का नाम है SAP, जो एक डेटाबेस ट्रेनिंग। ये डेटाबेस ट्रेनिंग का जो एक्चुअल ट्रेनिंग है, करीबन सिंगल ट्रेनिंग 5 लाख रुपए की है। तो मान लीजिए आपको 1 साल में HCL आपको उसके ऊपर पारंगत बनाता है। ठीक है, कई चीजों पे आप 1 साल के अंदर में इस फील्ड में ट्रेनिंग लेने के बाद आप जॉब के लिए रेडी हो गए, अब आप जॉब कर सकते हैं। फिर HCL क्या करता है, आपको ट्रेन करने के बाद, 1 साल ट्रेन करने के बाद आपको अपने यहाँ जॉब दे देता है, ताकि आप एक शुरुआती लेवल की काम भी कर सके और आपकी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। अब यहां से आप एक जॉब में आ गए और साथ में HCL आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपनी रेगुलर पढ़ाई को जारी रख सके। कहां तक? मास्टर्स डिग्री तक। यानी कि जब तक आप मास्टर्स डिग्री करेंगे, HCL आपको न केवल अलाउ करता है पढ़ने के लिए, बल्कि फाइनेंशियली भी हेल्प है उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए। और ये जो डिग्री है, वो जो मोस्ट रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं भारत के, उन सब के साथ अरेंजमेंट जिनसे आपको ये ट्रेनिंग दिया जाता है। तो न केवल आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, बल्कि आपकी जॉब भी हो गई और अपने रेगुलर आएंगे। तो ये एक पहला स्टेप है जो कि एक अल्टरनेटिव करियर की तरह आपको ले जा रहा है। और शायद हम रेडी हैं इसके लिए। ये कोविड तो मात्र एक सिचुएशन इसने क्रिएट किया जहां पर हमको बता सके कि एजुकेशन के लिए हम कहीं भी बैठे हों, अगर हमारे शिक्षक चाहें तो अच्छी एजुकेशन आपको घर बैठे दे सकते हैं। कि क्या डिस्टेंस एजुकेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना फुल टाइम एजुकेशन होता है? इस ख्याल को ये जो 2-3 महीने का जो आपको प्रूफ कर दिया कि डिस्टेंस से भी एजुकेशन उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है जितना कि आप कॉलेज जाकर के कर पाए। 2-3 महीने का समय ये भी आपको प्रूफ कर दिया कि दुनिया जो है बदलने के लिए तैयार रहे। चेंज इज समथिंग विच इज कांस्टेंट। बदलाव जो है वो कांस्टेंट है, हमेशा बदलाव आते रहेगा आपके जीवन को, तैयार रहने की जरूरत है। गुरुकुल में जाकर आज तक पढ़ते रहे हैं, क्या हम दूरी से कुछ पढ़ाई कर सकते हैं? इसकी शुरुआत अर्ली 1980s में इग्नू ने करी थी। अभी गवर्नमेंट उसको प्रपोज कर रहा है, पूरे भारत को ज्यादा प्रोपोगेट कीजिए। लेट अस प्रिपेयर एक्वायर्ड इन दिस कंट्री। अभी प्रधानमंत्री जी का कुछ दिन पहले भाषण आया जहां पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, कि आपकी ट्रेनिंग और एजुकेशन आत्मनिर्भर बनने पर, रादर देन कि हम निर्भर रहे। आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ भारत के ऊपर आत्मनिर्भर रहे, हम अपने आप के ऊपर भी आत्मनिर्भर रहे। हमने ये मन में ठान रखा कि जब तक हम मास्टर्स डिग्री ना कर जाए, हमारी निर्भरता हमारे पेरेंट के ऊपर में है। वहां भी आपको है कि भारत में 18 साल की उम्र आते आते आप वोट देने के लायक हो जाते हैं, तो आत्मनिर्भरता वहां पे क्यों नहीं शुरू हो रही? फिर हम क्यों चाहते हैं कि हमारे माँ बाप ही हमारे एजुकेशन के लिए फंड करें? जैसे HCL के जिस प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया हैं, या कोई भी ज्वाइन करता है, तो इस प्रोग्राम में डे 1 से जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो HCL आपको 10,000 रुपए हर महीना पे देता है, यानी कि HCL आपको 10,000 रुपए देता है। आई एम श्योर ज्यादा कंपनियां भी आगे आने वाले समय में इस तरीके का काम करेंगे। यानी कि आपकी आत्मनिर्भरता, जिस दिन से आप इस तरीके की ट्रेनिंग में आ जाते हैं, आपके ऊपर हो जाता है। इसी तरीके से और भी कई चीज है जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको, हम ये ना सोचे कि ये तो हमारे पेरेंट की जिम्मेदारी है कि जब तक हमको कोई नौकरी मिल ना जाए, जब तक अपने पूरे एजुकेशन कंप्लीट ना कर लें, इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। ये भी एक अल्टरनेटिव थॉट है। हमारा अभी तक का थॉट क्या रहा है कि अभी से लेकर के 12वीं तक हम स्कूल में जाएंगे,
फिर स्कूल से निकलेंगे, फिर माँ बाप पैसे देंगे, ट्रेनिंग करेंगे, नॉर्मल एजुकेशन करेंगे। उसके बाद जब हम पास करेंगे तो हम सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या देखेंगे क्या होता है। वो भी नहीं मिलेगा तो हम फिर बड़े शहर में जाएंगे, वहां जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, फिर 2-3 साल तक फिर अपने माँ बाप से पैसे लेंगे, फिर देखते हैं कोई जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है। और यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो फिर जाकर के अंत में एक प्रचुरन का दुकान अपने घर के सामने में खोल लेंगे। इस विचार से बाहर निकलने की जरूरत है, और इस विचार से बाहर निकलने की जरूरत है राइट नाउ। जब आप अपनी 12वीं कक्षा पास करके निकल चुके हैं, आपने कॉलेज में एंट्री कर लिया, यहीं से आप अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू कीजिए, क्या मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूं? कैसे बनूं? आप जो भी पढ़ाई करें, जिस विषय में भी आपका इंटरेस्ट है, आप पढ़ें, वो आपका दायरा बढ़ाने के लिए हो, वो आपकी जो बाउंड्रीज है उसको लिमिटलेस करने के लिए हो, ना कि उसके ऊपर एक डब्बा बनाने के लिए, ना कि उसके ऊपर एक लाइन खींचने के लिए कि हम तो इतिहास से अपना ग्रेजुएशन किए हैं तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं। अब पढ़िए जो पढ़ना है, बट अपने पैर पे खड़े हो जाइए। ऐसा कुछ कीजिए कि यहीं से आप अपना ख्याल खुद रख सके, and this can be done right after 12th. Now I have told you about one opportunity which is there with HCL. There are more companies which is providing such opportunity. एक और story बताऊंगा before I end it because we have started very late. So I had time only till 12. I have to take some questions as well. तो एक story, एक company है चेन्नई में, 2004 में या 2005 के आसपास इसने शुरुआत करा, और इसने देखा यार कई सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसके लिए बहुत हाईली स्किल की जरूरत इनिशियल लेवल पे नहीं होता है। मतलब ये जॉब कोई भी कर सकता है, और जिसके पास थोड़ा बहुत समय हो, थोड़ी सी स्किल हो या कैपेबिलिटीज हो, वो जॉब कर सकता है। उस कंपनी ने उससे ट्राई किया। उसके ऑफिस में जितने भी प्यून थे, ऑफिस के ड्राइवर्स थे, गेट गार्ड थे, यानी जो गेट कीपर्स होते हैं, उन सबको ऑफर दिया कि यार तुम लोग को 4 घंटे के लिए मैं फ्री करूंगा और 4 घंटे तुमको ट्रेनिंग देंगे और तुमको जो इनिशियल लेवल का जो आईटी जॉब होता है वो तुमको करना सिखाएंगे। तुम्हारे में बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि 8वीं पास अगर कोई भी व्यक्ति है और अगर वो पढ़ लिख सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है और पढ़ सकता है, तो ऐसे लोगों को, उन लोगों को उन्होंने 1 साल तक ट्रेनिंग करी, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको इनिशियल लेवल पे जॉब पे पहुंचा, शुरुआत किया। नाउ दिस स्टार्टेड अराउंड 2004। 2020 में, यानी कि about 16-17 years, some of them has reached to the level of vice president, guard, gatekeeper, driver, जिसने अपनी कल्पना ही उसके ऊपर नहीं सोची थी करियर में, जिसने एक कंपनी ने उसके जीवन को बदल दिया, उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गया। It is the education that is most important rather than degree. It is a proof that if you are able to start your career early, you will to achieve anything in your life if you are looking forward to it. With this, I want to end up saying that कि 12वीं कक्षा के बाद आपकी जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। 12th is a time when you should start thinking alternatively. That is where you will be able to take up anything that you want to take up in your life. Thank you so much for listening to me. If there are any questions, I would like to answer them. Let me find if somebody has written a question. Okay, एक क्वेश्चन है सागर पटेल के द्वारा। उन्होंने लिखा है, स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन ज्वाइन इट और इट इज स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स और पीसीएम और बी ग्रुप। क्योंकि ये इंजीनियरिंग जॉब है सागर, इसलिए मैथ्स का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। 12वीं कक्षा तक जो आप मैथ पढ़ते हैं, अगर आपके पास कैपेबिलिटीज हैं तो आप इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज मैथ नॉलेज इज डीपली डिजायर्ड इन एनी इंजीनियरिंग जॉब दैट यू वुड लाइक टू टेक। HCL जो ये जॉब प्रोवाइड करता है वो हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब है, इसलिए मैथ की आवश्यकता पड़ेगी इसमें सागर। There is another question, sir. What about liberal arts student? This question has come from Shiv. Shiv, आप किसी भी स्ट्रीम से पास किए हो, टीम में यानी कि टेक्निकल इंजीनियरिंग जॉब में आपके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, बट अदर फील्ड है,
यू कैन टेक अप जॉब्स विच आर इनटू बैक एंड। जैसे आप बैंक का जॉब ले लीजिए, एचसीएल भी कई सारे बैंक के लिए काम करता है। अगर स्टेट बैंक है या आईसीआईसीआई है या एचडीएफसी है, इस बैंक में ज्वाइन करने के लिए किसी मैथ्स बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। दे आर टेकिंग गाय दैट दे से ग्रेजुएशन इज समथिंग वेयर दे आस्किंग कि आपकी मैच्योरिटी एक लेवल तक होनी चाहिए। अदरवाइज ये तो जॉब ये भी है, जिसको थोड़ी बहुत भी यूएस मार्केट की नॉलेज है, वहां पे आपको मैं बता दूं, जो बैंकिंग की जॉब जिसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएट्स और एमबीए अप्लाई करते हैं, जिसको हम बैक एंड ऑपरेशंस जॉब कहते हैं, 8वीं कक्षा के बाद आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। 8th पास स्टूडेंट अप्लाइज फॉर सच जॉब, नॉट ग्रेजुएट्स एंड टेक और एमबीएज। तो अगर आपने कोई फॉर्मल टेक्निकल कोर्स नहीं किया है या करिकुलम नहीं किया, या आपके इंटरेस्ट फील्ड में नहीं है, तो आप कोई भी नॉर्मल जॉब जो कि बैक एंड ऑपरेशंस का होता है, जिसको करने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, आप बिल्कुल उस तरीके के जॉब को कर सकते हैं। और इस तरीके के जॉब्स 12वीं के बाद भी कई जगह अवेलेबल है। Okay, so I hope that I have answered that question for you, Shiv. There were 2 questions. I think there हम लोग already 12 बजने के आसपास में हैं और हमारे पास समय की बिल्कुल कमी है, so I hope I am trying to end it, right here. Thank you so much for giving me this opportunity. My special thanks to Anuradha ji, Manorama ma'am for making this a possibility, Kirti ji for inviting much, and I am leaving next for Vineet to take it up. I'm sure a lot of people are waiting for him. He's an extraordinary person with a lot of abilities and talent. I'm sure he'll be able to give you much more deeper insight about this area. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you. Kirti, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Kirti, sir. Am I audible? वो इस समय है। कोई कीर्ति सर, आपको आवाज आ रही है? सुने जो हमारा जयप्रकाश जी थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि प्रभात रंजन जी ने बहुत ही अच्छे से बच्चों को बताया। जी के को अपने करियर के बारे में सोच लेना चाहिए। आ गया है, चेंजेस आ गए हैं एजुकेशन सिस्टम में। आज हम लोग देखिए वेबिनार के जरिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल सिस्टम से हम लोग को थोड़ा सा हटना पड़ेगा। और सबसे अच्छी इन्होंने बात बताई कि एक गीली मिट्टी को किस तरह से तराश करके, तो अगर हम मूर्ति बना देंगे तो वो मूर्तिकार जो है दी जॉब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दी जॉब के लिए जो बच्चे सोच रहे हैं, तो उनको भी कुछ किस तरह से उनको दी जॉब मिले, किस तरह से उनको उनका ड्रीम जॉब मिले। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम क्या करें। जैसे एक बच्चे का प्रश्न था, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो नहीं ज्वाइन कर सकता है। आज जी ने बताया कि मैथ्स के स्किल की जरूरत है उसमें जी। हम अपने दूसरे कीनोट स्पीकर को इनवाइट कर चाहेंगे। हमारे दूसरे कीनोट स्पीकर विनीत टंडन जी हैं। विनीत स्टूडेंट्स, जयप्रकाश जी, अनुराधा मैडम, हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे बच्चों को कि किस तरह से 10+2 के बाद वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है। टंडन जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू डॉक्टर कीर्ति जी, डॉक्टर अनुराधा जी, डॉक्टर मनोरमा सिंह जी, एंड ऑल द एकेडमिक एंड फैकल्टी मेंबर्स आउट देयर। थैंक यू प्रभात, आपने बहुत अच्छा बोला एंड आई थिंक प्रभ मैं इस सेशन का पार्ट बन पाया हूँ, तो शुक्रिया आप सबका कि आपने ये अवसर प्रदान किया। जब भी मैं होता हूँ तो थोड़ा सा घबरा जाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। बहुत एवरेज परफॉर्मेंस का स्टूडेंट था और हमेशा मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ा हूँ। तो और हालांकि प्रभात रंजन जी ने बात करी, he spoke about जॉबालय, कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का रूल चेंज हो गया है। he talked about इंडिपेंडेंस, कैसे हम आत्मनिर्भर बने through the program of HCL which he spoke about. मेरा जो सेशन है, this is not about a specific career but how do we make a good career. तो I'll come and cover these things in details and I'll start with lot of teachers and faculty members around here. I'll start with something about
something with music, which probably some of you may be expecting, to hear from me. So I'll do something which we call it as a Guru Mantra. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? I can just hope that, right? आप मेरी आवाज उतार सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। तो मैं बहुत साधारण सा मंत्र है जिसको हम गुरु मंत्र भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जिन लोगों को आता है वो अपने गुनगुना सकते हैं, और अगर म्यूट पे रहने पे गुनगुनाएंगे तो भी चलेगा कि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। सो आई लीव दैट चॉइस टू यू। I think some of you can go on mute, please. आप सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। हमारे संस्कारों में प्लीज बाकी लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जी प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने को म्यूट कर लीजिए। जी Sure, thank you. So हमारे संस्कारों में एक उच्च संस्कार ये भी है कि जब भी हम जिंदगी में कुछ नया करते हैं, हम अपने गुरु की वंदना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और हम उनको अपने कैरियर या जो भी हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हम समर्पित होकर इस कार्य को करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, ग्लैड टू बी हियर टुडे। एंड जब प्रभात ने मेरे को बोला कि ये सेशन होने वाला है तो मैंने प्रभात से डिस्कस किया कि किस टॉपिक पे करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स प्रभात वाज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू जो करियर प्रोग्राम हमारा HCL का है। आई वांटेड टू टॉक समथिंग डिफरेंट एंड बिकॉज आई डू माय मोटिवेशनल वर्क, तो मुझे लग रहा था कि शायद लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी अलग हो सकती है अगर जिन्होंने भी मेरे प्रोफाइल के बारे में पढ़ा है कि मैं म्यूजिकल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अभी हमने गुरु वंदना करी। तो मैं 2 छोटे गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत छोटा पार्ट लूंगा क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ गीत सुनने के लिए नहीं है, हमारा फोकस एक पर्पस है जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो अगला जो मैं आपके सामने छोटा सा एक गीत पेश करने जा रहा हूँ, ये अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी और मुझे उम्मीद है 12वीं के बच्चे खास तौर से और जो और भी छात्र हैं जो आज इस सेशन में सम्मिलित हैं वो इससे जरूर कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको याद हो तो आप गुनगुना सकते हैं, बट प्लीज म्यूट पे रहिएगा। अगर नहीं याद समझ आ रहा है तो मैं बताता हूँ, ये छिछोरे मूवी का गाना है और ये तब का गाना है जब बच्चे स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाते हैं। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हमने वो गुल्लक में पड़ी सी छुपा के रखे हमने वो किसी मंजिल की और दोस्तों से उधार के दिन भी क्या दिन के वो दिन भी क्या दिन के वो दिन भी क्या दिन के
जो 12वीं के बच्चे और शायद हम बड़े लोग भी जो जिंदगी में कुछ तजुर्बा हासिल कर चुके, वो कहीं ना कहीं इस गाने से जरूर रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं स्कूल के दिन का नॉस्टैल्जिया हमारे अंदर होता है। वो दिन भी क्या दिन थे, कॉलेज में मस्ती करते थे, अटेंडेंस कभी कभी कॉलेज में सेशंस में नहीं जाते थे, बंक मारते थे। तो जो 12वीं का पॉइंट, जो 12वीं का एज है बच्चों की, ये एज ऑफ ट्रांजिशन है। आप एक छोटे से घोंसले से निकल रहे हैं और आप जिंदगी की उड़ान भर, आप एक छोटे से घोंसले से निकलकर आप एक जिंदगी की उड़ान भरने वाले हैं। और इसलिए उड़ते समय जब आप पहली बार उड़ते हैं, अपने पंखों को पसारते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संकोच होता है, कहीं ना कहीं एक मन में दुविधा होती है कि क्या हम वो उड़ान भर पाएंगे जो हम भरना चाहते हैं। तो मेरा सेशन कहीं ना कहीं आज इस बारे में है जिस बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। मेरा सेशन है, the topic for my session today here is how failures make great careers। अक्सर जब हम करियर्स की बात करते हैं तो होता है सफलता पर, होता है बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज के ऊपर जिनकी सब कोई चर्चा करते हैं, बट फोकस कभी भी फेलियर्स पे नहीं होता। जबकि मेरा ये खुद का अनुभव भी है और मेरा खुद का मानना भी है कि सफलता का अभिन्न अंग है। The two are inseparable. No matter what you are, no matter what you do, you will not be successful without। चाहे आप अपने करियर को, जैसा प्रभात जी ने बोला, आप अपने करियर को जरूर अभी जल्दी शुरू करें, आत्मनिर्भर बने, अपनी सोच को बदलें। पर यकीन मानिए, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, चाहे कोई एवरेज है, चाहे कोई बड़े फैमिली को बिलोंग करता है, चाहे कोई साधारण फैमिली को बिलोंग करता है, हम सब अपनी जिंदगी में सफलता की उड़ान जरूर भरेंगे। पर उसके लिए जरूरी है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को असफलता के बारे में भी अपने आप को तैयार रखें। अब सवाल ये उठता है कि असफलता क्या चीज है। यहाँ पे जितने लोग हैं शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये सेशन असफलता के बारे में होगा, पर यकीन जानिए, जब आप असफलता को अच्छे से समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी दिशा और डायरेक्शन को बदल पाएंगे और अपने आप को सफलता की ओर प्रेरित कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि असफलता क्या है? What is a failure? When you have not achieved something that you wanted to, or when you have not achieved a goal or an objective that you had set out for yourself, that is a failure, and it is generally treated as an opposite of success। आई एम श्योर आज जितने लोग इस सेशन पे हैं और जो लोग शायद YouTube पे भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब जिंदगी में असफल हुए हैं। पर असफलता की जो खास बात है वो ये है कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, इसको सब कारपेट के नीचे दबा देते हैं, अरे छोड़ो इसके बारे में क्या बात करनी है। पर मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपनी इस असफलता को स्क्वायरली, उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हम अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो असफलता क्या है ये अब हमने देख लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड असफलता कैसी होती है, हाउ डज इट लुक लाइक। एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ गेस? ओके, असफलता कैसी होती है मैं आपको बता देता हूं। ये डिपेंड करता है कि क्या चीज असफल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी की हार्ट बीट रुक गई, then the person is no more, so the human body has stopped functioning, or the heart has failed, or the brain has failed, तो that is a failure। दूसरा, अगर आपके मान लीजिए शिक्षा में, परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए, तो असफलता कैसी दिखेगी? आपके पिताजी के गुस्से में दिखेगी। इतनी मेहनत से मैं कमाता हूं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूं और तुम अच्छे नंबर भी नहीं ला सकते हो, तो पिताजी के गुस्से में दिखेगी। हो सकता है अगर बिजनेस फेल हो गया है तो वो उसकी बैलेंस शीट में दिखाई देगा। अगर इकोनॉमी फेल हो गई है, जैसे अभी कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे इतना इम्पैक्ट आया है, तो लोगों के एक्सप्रेशंस में दिखाई दे रहा है, लोगों के अंदर तनाव है, कहीं ना कहीं there is a lot of uncertainty in the air where people are asking themselves कि क्या होगा।
असफलता के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। और क्योंकि बच्चे हैं इस सेशन में, तो मैं आपको बच्चों का वाला भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आपने किसी को गलती से प्रपोज कर दिया तो असफलता आपके एक थप्पड़ की फॉर्म में। तो डिपेंड करता है कि असफलता हर रूप में आती है, हर फॉर्म में आती है। ये आपको, ये ऐसा नहीं है कि ये छुपाने, ये चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप क्यों असफल हो रहे हैं, तब तक आप सफलता के लिए आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब सवाल ये है कि असफल कौन कौन हो सकता है। अभी हमने बात करी असफलता क्या है, असफलता दिखती कैसी है। सवाल यह है कि असफलता होती मतलब कौन कौन असफल हो सकता है। तो हकीकत यह है जो सफल हो सकता है वो सब, जो सफल हो सकते हैं वो सब असफल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपिल शर्मा का शो फेल हो सकता है, अच्छे दिन का ख्वाब फेल हो सकता है, ट्रम्प की गवर्नमेंट भी फेल हो सकती है। अमेरिका को हमने देखा ना, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि अमेरिका इज सच अ एडवांस कंट्री, टू देम इन कोरोना, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके यहाँ पे कंपिटेंस नहीं है या वेरी केयरलेस अबाउट इट, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट द फैक्ट इज असफल कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, और हम सब करियर के जर्नी में बिल्कुल असफल होते हैं। इसलिए असफलता को समझना, असफलता कैसी होती है उसको समझना, और असफलता के लिए असफलता के क्या क्या रूप हैं, कौन कौन हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने एक और आपसे एक चीज शेयर करने जा रहा हूं कि ये तो सब ठीक है। अब सवाल यह कि हम असफलता को पहचाने कैसे, और कैसे हम उसके लिए अपने आप को बेटर तैयार करें। तो मैंने, अगर कुछ साइंस के विद्यार्थी हैं या जिन लोगों ने भी साइंस पढ़ी है, तो बहुत सिंपल सी एक थ्योरी जिसको लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे आप सबने इसमें। तो यहाँ पे मैं आपके सामने तीन फ्रेमवर्क्स पेश करने जा रहा हूँ जिसको मैं लॉज ऑफ फेलियर कह सकता हूँ। सबसे पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ फेलियर इज वेरी सिमिलर टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है? एवरी बॉडी विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस। लॉ ऑफ फेलियर क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फेलियर ये है, person who has failed will continue to feel inadequate or incomplete unless an external trigger or guidance or is given to him. तो नेट इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। किसी भी कंपटीशन में, जिंदगी की दौड़ में, कहीं पर भी अगर आप फेल हो गए हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और एक्सटर्नल हेल्प की डिप्रेशन, डोंट गो इनटू सेल्फ आइसोलेशन मोड, जैसे कि कछुआ अपने सिर को अंदर कर लेता है और उससे लगता है कि मैं दुनिया से सेफ हूं। प्रॉब्लम की चर्चा करिए और एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज एक एक्सटर्नल गाइड, एक एक्सटर्नल मेंटर आपको शायद वो पर्सपेक्टिव दे सकता है जो आपको कोई नहीं दे सकता। अपने आप को दुखी कर सकते हैं और आप शायद ये गाना भी गुनगुना सकते हैं, पर उस गाने को गुनगुनाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा गीत पेश कर रहा हूं जो मिर्जा गालिब की पोएट्री से जुड़ा हुआ है और जगजीत सिंह साहब ने गाया है। दिल नादम तुझे हुआ क्या है। अक्सर जब लोग फेल हो जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। दिल नादम तुझे हुआ क्या है, आखिर इस बेग की दवा क्या है, आखिर इस बेग की दवा क्या है। दीना तुझे हुआ क्या है। So if you are getting failed, the first law of motion tells you, the person who has failed will continue to feel insecure, inadequate about it. आपको क्या करना चाहिए? You have to seek out help.
जब तक आप हेल्प नहीं लेंगे, लोगों से कंसल्ट नहीं करेंगे, राय नहीं लेंगे, तब तक आपकी विचारधारा नहीं बदलेगी। और जब तक विचारधारा नहीं बदलेगी, यकीन मानिए आप अपने खुद के जर्नी में पीछे होते जाएंगे। अब मैं आता हूं दूसरी लॉ ऑफ मोशन पे, जो कहती है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी सेकेंड लॉ ऑफ फेलियर बनाई है वो ये है कि फेलियर माइंडसेट एंड योर अटैचमेंट टू इट। आप इसमें से एक वेरिएबल चेंज कर लीजिए, या तो अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए या आप अपना उससे जो अटैचमेंट है, यानी हम कहते हैं ना कि अपने कर्म पे ध्यान रखिए, कल क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा उसकी चिंता मत कीजिए। हमारा अटैचमेंट होता है ना कि सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं कैसे सफल होऊंगा, तो हमारा अटैचमेंट है कि मुझे वो कंपटीशन क्लियर करना है। रखिए तो आपको वो अटैचमेंट बहुत दुख देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई परवाह ही नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूं, तो यकीन मानिए आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अलग होगा। और अटैचमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स and root cause of all the problems that we face, not just in our career but also in our lives. कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है और उसका सबसे मुख्य कारण होता है हमारा अटैचमेंट। अगर आप में से किसी ने भगवत गीता पढ़ी है या उसके श्लोकों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो भगवत गीता का एक श्लोक था 2.3 says that कलेब्यम मा समगमय पाठने तत्त्वयुपद्यते शूद्रम हृदय दुर्बल्यम तय कत्वतिष्ठ परंतपा। अर्थात how does this weakness, and Arjun was known as one of the most skillful warrior that the world has produced. knowledge काफी नहीं है, skill काफी नहीं है, बहुत जरूरत है तो उस सोच की, उस विचारधारा की जो आपको बदल सकती है। अगर आपकी विचारधारा ठीक जगह पे नहीं है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ी सड़क किनारे हो सकता है समोसे बेच रहा हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड में चैलेंज थी। सड़क पे समोसे बेचना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में आप कितने सफल होगे या नहीं होगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका खुद का और आपका खुद का माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ जो करियर्स की है या फेलियर मोशन की थर्ड लॉ थी, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे अगर मैं कैरियर के संबंध में बात करूं, फॉर एवरी फेलियर देयर इज ऑलवेज अ न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज क्रिएटेड। फॉर एवरी टाइम that you sit back or fall back, there is an opportunity for you to bounce back, come over again and resound and come back and shine again in your career. So do not worry about if you have failed, but it is important not to put your failures under the carpet. जब तक आप अपने failures को under the carpet रखेंगे, जब तक आप अपने failures को डिस्कस नहीं करेंगे, लोगों के सामने लेके नहीं आएंगे, तब तक शायद आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आई विल शेयर वन मोर सॉन्ग विद यू। दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम एन ओल्ड मूवी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। यहाँ पे हमनवाज कोई और नहीं है, यहाँ पे हमनवाज आपकी खुद की सोच है जो आपको इस चैलेंज से, इस टर्बुलेंट टाइम से बाहर निकलने में मदद करेगी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा। So failures, success, trust me, जब मैं इस टॉपिक के लिए तैयार कर रहा था तो मुझे पता नहीं था मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं। पिछले 1 महीने में मैं लगभग 20 से ज्यादा वेबिनार्स कर चुका हूं, जनरली टू कॉर्पोरेट्स, एंड आई हैव स्पोकन ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। बट जब भी मैं स्टूडेंट्स और एकेडमिक कम्युनिटी में आता हूं, आई
I only feel that we should do something that inspires you, that brings hope in you. कि जिंदगी ना हो, रास्ते अभी और भी हैं, तरीके अभी और भी हैं. आज हम वेबिनार कर रहे हैं, कभी हम इन पर्सन बात करते थे. तो जिंदगी का दौर बदल रहा है, जिंदगी जीने का तरीका बदल रहा है, सलीका बदल रहा है. उसके हिसाब से हमको एडजस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सब अपने आप को ढाल रहे हैं. और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. तो यहाँ पर मैं अपने सेशन को क्लोज करने से पहले एक और श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, which will be my answer to if you face a failure, if you face a setback. This shlok is probably the best answer for any problem that you face in your life. ये श्लोक है किसी ऋग्वेद का है शायद, मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, बट आई जस्ट लव दिस, दैट्स व्हाई. आमंत्रण नास्ति, एक बार बोल देता हूं, देन मैं गा के बताता हूं. अक्षर नास्ति मन औषधम, आरोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ. इसका अर्थ है दुनिया में कोई भी ऐसा पेड़ या वृक्ष नहीं है जिसमें जड़ी बूटियों के तत्व ना हो. दुनिया में ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें जड़ी बूटियों के तत्व नहीं है. कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें मंत्रों शक्ति नहीं है. और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ब्रह्मक अंश नहीं है. अगर किसी चीज की कमी है तो वो है अपने आप पे भरोसा और विश्वास. जिस दिन हम अपने आप पर वो कर लेते हैं, यकीन मानिए परमात्मा का ये अंश है, हमारे लिए कुछ भी हो. आरोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ. नास्ति नास्ति मूलमन्योषधम् आरोग्य नास्ति योजक तत्र दुर्लभ. नास्ति नास्ति मूलमन्योषधम् आरोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ. So there is not a single plant in this universe that does not have, there is not a word in this universe that does not have power of mantras. There is not a single human being that does not have the elements Brahma, which is the ultimate creator and rather the source code of universe. My dear listeners, teachers, and all of my dear colleagues who have given me this opportunity today, I wish you all the very best success in whatever you do. And trust me, if you fail at any point in time, which I am sure all of us will, the answers lie within you. You don't have to really run outside. Seek external help where it's required, but all the answers that you are seeking are within you. जैसा कि मौलाना रूमी का एक बहुत फेवरेट कोट है, is seeking you. So my good wishes to all of you. Happy to take questions अगर आप लोग के कोई भी सवाल हैं. Otherwise, I am done, and thank you so much for the opportunity. Thank you so much. थैंक यू सर. कुछ प्रश्न है कीर्ति जी, ले लेते हैं वो प्रश्न है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लेते हैं. हाँ एक मिनट. टंडन सर जी जी. ये प्रश्न है जो है शिव जी का. ये लिखते हैं, सर आई ऑलवेज गेट डिसहार्टेड, व्हाट शुड आई डू. ये इनका प्रश्न है. सर शिव जी, आपका सवाल बहुत ओपन एंडेड है. अगर दिल टूट जाए तो फिर से लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है. और अगर डिसहार्टेड का मतलब है अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो यकीन मानिए जिंदगी में आज तक जिसने भी जो किया है, ये कहावत है ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक.
तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसहार्टेंड हुए हैं तो उसके पीछे कुछ कड़ियां हैं, कुछ समझना होगा। बट यकीन मानिए ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, इफ यू वांट आई हेल्प यू आउट। डिसहार्टेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया डिसहार्टेंड है कोरोना की वजह से, बट यकीन मानिए हम सब तरीके ढूंढ रहे हैं उसके आगे निकलने का। जी जी, थैंक यू सर। एक प्रश्न और है सर। ये कह रहे हैं कि आई एम रॉन्ग, ये सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, we should enjoy the process of getting to some target, then only we will be successful। वो जो आपने बात कही कि अटैचमेंट हो जाता है, प्रॉब्लम तभी होती है, तो उसी से रिलेटेड। जी सो बिल्कुल, गोल अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास एक गोल हो, और उस प्रोसेस को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं करेंगे तो आप उसको पूरा कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गिटार के साथ ये मोटिवेशनल जॉब का प्रोफाइल नहीं है, बट मैं इसे इतना एंजॉय करता हूँ कि मैं इससे अपने आप को अलग रख ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं कहीं भी बोलने जाऊंगा तो मैं म्यूजिक के साथ ही बोलूंगा, और ये मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो हमें बहुत पसंद है। या तो हम अपनी पसंद को अपना व्यवसाय बना लें, या व्यवसाय को हम पसंद, कहीं एक मिडिल रोड निकालने की जरूरत है। एक अथर्व शर्मा जी का क्वेश्चन और दिख रहा है, सर आई फील वेरी डिप्रेस्ड ऑन स्मॉल थिंग्स, हाउ टू ओवरकम देम। अथर्व जी, डिप्रेस होने की कोई कारण नहीं है। ब्रिंगिंग के दौरान जब आप बड़े हो रहे थे, आपकी फैमिली सर्कल ने या तो कुछ ऐसा देखा है या आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ है जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल कोशेंट है उस पर वर्क करने की है। ट्रस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे डिप्रेस होना, मतलब जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजों पे डिप्रेस नहीं होना चाहिए, छोटी चीजों पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, सही कहा आपने। एक सर एक कॉमन प्रश्न है, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। सर, व्हाट अबाउट लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट? इस सेशन में जैसे अभी की एससीएल की साइंस स्ट्रीम खासकर पीसीएम ग्रुप के वाले बच्चों के लिए ज्यादा फोकस है, लेकिन ये कहते हैं कि सर से समथिंग अबाउट लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट्स। मैं बताता हूँ सर। लिबरल आर्ट्स सबसे, मतलब मेरा ये सजेशन सिर्फ लिबरल आर्ट्स के लिए नहीं, साइंस के बच्चों के लिए भी होता है कि अपने दायरे से बाहर निकले। मेरा जॉब प्रोफाइल है मार्केटिंग, मैं हायर मार्केटिंग करता हूँ, पर मैं गिटार के साथ अपने सेशंस भी करता हूँ। तो जरूरी ये है कि कैसे आप अपने आर्ट्स को, फॉर एग्जांपल मैं अभी पिछले हफ्ते ही कुछ कम्युनिटी ऑफ राइटर्स के साथ एक सेशन कर रहा था, जो कोई पोइट्री लिखता है, जो कोई शायरी करते हैं, उस तरह के लोगों से मैं बात कर रहा था। तो वो लोग कह रहे हैं कि अब हमें काम नहीं मिलता है जब से कोविड हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि ऑफ कोर्स ये बहुत टफ समय है। मैं सिर्फ कुछ बोल दूं कि इसका कोई प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये असत्य होगा, पर कहीं ना कहीं हमें ये लिबरल आर्ट्स हो चाहे कुछ भी, अपना दायरा बढ़ाइए। फॉर एग्जांपल, लिबरल आर्ट्स के बच्चे आज की तारीख में क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ जॉब के एंगल से सोचेंगे तो शायद आप अपने आप को सीमित पाएंगे, बट अगर आप जॉब के अलावा क्या सोच सकते हैं वो भी आपको इवेल्युएट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉडकास्ट क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू करते हैं? इतने सारे लोग हैं जो पॉडकास्टिंग और यूट्यूब से ही कितने हजारों लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो अपने दायरे को असीमित करने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है कि मैं आर्ट हूं, मैं कॉमर्स हूं, मैं साइंस हूं। बहुत सारे रास्ते इनकी कंफ्लुएंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्ट और साइंस को अगर मैं मिक्स कर दूं तो कुछ नए रास्ते निकल सकते हैं, और उसके लिए जरूरी नहीं आपको कोडिंग आनी चाहिए, उसके लिए जरूरी नहीं आपको आईटी स्किल्स आने चाहिए। तो डिपेंड करता है आपकी जिंदगी का बड़ा लक्ष्य क्या है, और कैसे उस लक्ष्य को आप अपने स्किल्स, चाहे लिबरल आर्ट्स है, चाहे कोई भी आपकी फील्ड है, उसके साथ कैसे आप उसका समूह बना के, उसको संगठित करके आप उस पर काम कर पाते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कीर्ति सर, टाइम भी हो गया, प्रश्न भी हो गए, तो आई थिंक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मैं विनीत जी को और प्रभात जी को अपने विश्वविद्यालय की तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना समय, वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया। लर्नर्स को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए तमाम आपने स्टेप्स बताए। विनीत जी ने तो बहुत अच्छी म्यूजिकल प्रेजेंटेशन थी कि उन्होंने मेरा भी पैशन जगा दिया है, क्योंकि भी काफ़ी अच्छा लगता है और सिंगिंग वगैरह मेरा पैशन रहा है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अगर कभी लर्नर से इंटरेक्ट करूँ तो म्यूजिकल वे में करूँ। थैंक यू सर।
अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी कीर्ति, मेरे मन में बिल्कुल मैम। विचार तब तक था जब तक प्रभात जी बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहती थी तभी कि बहुत इंस्पिरेशनल था उनकी टॉक, पर कमाल टंडन जी आए तो एक्चुअली मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं लिटरेचर में हूँ, तो लिटरेचर जितने भी लिबरल आर्ट्स के लिए परेशान हैं, एक्चुअली उनको ये नहीं पता कि उनके पास कितनी बड़ी संपत्ति है, उनके पास विचारनाओं की, संवेदनाओं की। एक्चुअली कोविड का टाइम ये है, वो उस संपत्ति को किसी अलग फॉर्म में बदल करके, जैसा कि अभी टंडन जी ने कहा कि वो पॉडकास्ट चैनल क्यों नहीं चलाएं, यूट्यूब, मतलब देयर आर सो, ये तो एक उन्होंने एक दो एस्पेक्ट, ढेर सारे विषय में, ढेर सारी स्ट्रीम्स हैं, ढेर सारे विचारणाएं हैं जिनमें वो परिवर्तित करके इस विपरीत समय से पार पा सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि टंडन जी ने एक जो सबसे शानदार बात कही है वो है विद अटैचमेंट। एक्चुअली ये गीता का वो तत्व है, वो सार है, निरंतर डूबने से बचाता है, क्योंकि अगर आप में ही घेरे में पड़े रहेंगे तब तो फिर आपको आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल कहने के लिए बहुत कुछ है, पर हम लोग दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि वेबिनार्स के जो सेशन थोड़ा मानसिक थोड़े श्रम के हो रहे थे, टंडन जी के कारण इनमें सुगंधित हवा वाली ताजगी आ गई। बहुत अच्छा लगा, और संगीत में असीमित ताकत है, और आप सब लोग को, सुनने वालों को ये देखना चाहिए कि विनीत जी संगीत से उस ताकत बातों को कह रहे हैं। बहुत बहुत आभार इसके लिए आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं जयप्रकाश वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स है काइंडली। ओके सर, ओके। सबसे पहले तो ये आज लोगों को अंदर से सोचने के लिए विवश कर दिया, और अंदर की चीजें एकदम आत्मविश्लेषण के लिए जो है हम लोग तैयार हो गए। तो सबसे पहले हमारे साथ रंजन सर, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि नॉलेज, एजुकेशन। मुझे बड़ी ये चीजें लगी कि ऐसी बातें हम लोग क्यों नहीं सोचते, क्यों हम बहुत डिग्री की बात करते हैं। नॉलेज और एजुकेशन, जब तक हम इसको फोकस नहीं करेंगे तब तक शायद हम किसी काम की नहीं है। और शायद ये बातें हैं जो हमें अब एक पुनर्वलोकन की जरूरत है। हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसमें भी इस चीज को गवर्नमेंट के लेवल पे और उस पर्सनल लेवल पे भी लागू करके हमारे बच्चे ये ना हो कि सिर्फ जो है डिग्री होल्डर बन के रह जाएं, बल्कि उनको नॉलेज हो। और प्रभात सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल दिया, वारेन बफेट का एग्जांपल दिया कि सीखने की एक, जितना अर्ली आप स्टार्ट करते हैं उतना ही ज्यादा ऊंचाई पे जाने के चांसेस आपके रहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, टाइम की कमी है, तो प्रभात सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली ये बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग बातें आपने कही, हमें दोबारा से सोचने के लिए विवश होना पड़ा है, और हमें लगता है कि ये चीजें हमारे करिकुलम में आनी चाहिए, और सरकार के लेवल पे और हमारे अपने लेवल पे भी हम लोग इस पे काम करें। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी क्रम में मैं हमारे जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं श्री विनीत टंडन सर, वास्तव में मैंने जो है काफी वेबिनार और सब कुछ अटेंड किए, लेकिन ये शायद मेरी लाइफ का पहला वेबिनार होगा जिसको मैंने मतलब इतना एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये मार्केटिंग है और ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग है, जब मैंने अभी सुना तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास विनीत सर के लिए कि मैं कैसे कहूँ। और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ये इंडिया के फर्स्ट जो है और ओनली म्यूजिकल मोटिवेशनल, मतलब ओनली वन। तो ये आज हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि सर आपने जो बातें रखी, आपने हमें अपने ट्रेडिशन के साथ, और जो अभी मैडम ने बात कही कि अक्सर हम लोग जो डिटैच करना, शायद अगर इस एक मूल तथ्य को हम पकड़ लें तो शायद लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए। और आपने सर बड़े अच्छे से न्यूटन्स के लॉ के साथ अपने जो कैरियर के ऑप्शंस हैं उसको जैसे आपने सर को रिलेट किया कि थर्ड लॉ हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आता है,
सेकेंड लॉ अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात है कि हम डिटैच होकर भी अपनों के साथ अटैच रहें और तभी हमें कोई तरह का ये मेंटल ट्रॉमा में हम नहीं जाएंगे। पहले लॉ के बारे में आपने बहुत अच्छे से कहा, ट्रिगर्स की जरूरत होती है। तो सर आप रियली मतलब ये बहुत ही ब्रेनस्टॉर्म है हमारे लिए। तो खैर मैं पर्सनली बताऊं कि जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है। और हम लोग भविष्य में भी सर आप लोग का बहुत बहुत आभार, आपने हमें मौका दिया। और नहीं सर, हम चाहेंगे कि भविष्य में भी हम लोग जब ये कोविड का दौर जाए तो हम लोग जो है अपने कॉलेज में इस तरह के सेशन इग्नू के सहयोग करें। और रियली बहुत ही अच्छा शब्द नहीं मेरे पास। बस मैं आपसे कितना कहूँ कि मतलब सारे लोगों ने एंजॉय किया और लगातार मैं कि मतलब वाह वाह क्या बात है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक प्रभात सूत्रधार थे मेरे को इसमें लाने के लिए। आई थिंक उनकी बात कीर्ति जी से हुई थी, तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे इसी क्रम में जो ये पूरा संयोजन हुआ, हमारी इग्नू की आरडी मैडम डॉक्टर मनोरमा सिंह मैम, उनका लगातार सहयोग मिलता रहता है। और इस तरह के इनोवेटिव जो आइडियाज हैं हम लोग कॉलेज और इग्नू के कोलैबोरेशन में सारी चीजें लगातार कर रहे हैं। और इस तरह से एक नया चीज निकल के आती है। एक ट्रेडिशनल चीजों से हम कैसे लर्निंग के क्या मेथड्स हो सकते हैं। जैसे अभी ये बातें, बहुत सारी बातें जो प्रभात सर ने और विनीत जी ने बताई, ये शायद हमें कभी किताबों में नहीं मिलेगी या कभी हम मिस करते हैं इस चीजों को। तो ये एक हमें याद विश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। तो मनोरमा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में मैडम इस तरह के सेशंस कराते रहेंगे। और इसी क्रम में मैं अपनी प्रिंसिपल अनुराधा मैम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब भी इस तरह की बात आती है हम लोग इग्नू के साथ कुछ कोलैबोरेशन में, मैडम हमेशा जो है हम लोगों को मार्गदर्शन देती रहती हैं और हमेशा हमसे एक कदम आगे जाके जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये जो सब पूरा कार्यक्रम है, इसके जो सूत्रधार हैं कीर्ति विक्रम सर, जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सर का ये है कुछ ना कुछ अपने कहीं ना कहीं ढूंढ के चीजों को लाते रहते हैं और हम लोगों को जो है इससे रूबरू कराते रहते हैं। और कितनी अच्छे सेशन, पिछले सेशन भी हम लोगों ने अटेंड किए और आज का सेशन तो हमें मतलब बिल्कुल हमारे दिल के अंदर के तारों को एकदम झंकृत कर दिया। तो ये बहुत ही वंडरफुल सेशन था और सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चूंकि ये इग्नू और नेताजी का कंबाइंड प्रोग्राम था और इसमें एनएसएस भी इन्वॉल्व था और इसमें हमारे साथ डॉक्टर विशाखा कमल मैडम है जो एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। लगातार कल हम लोग बात कर रहे हैं कैसे क्या करना है। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा थैंक यू। और इसी क्रम में सुनील जी हैं जो लगातार टेक सपोर्ट कर रहे हैं हमें हर प्रोग्राम में। आज कुछ पर्सनल कुछ दिक्कतें हो गई लेकिन यूट्यूब पे लाइव हुआ, हम लोग देखेंगे ये क्या है। तो सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडेंट्स खासकर जिनको फोकस करके था, हम और कीर्ति सर बात कर रहे थे तो बात ये हुई कि हम प्रोग्राम ऐसा करें कि आफ्टर 10+2, अभी प्रभात सर ने जो बातें कही कि जो +2 या 12th का जो एनर्जी का लेवल होता है वो अगर आप उसको एक कच्ची मिट्टी की तरह है, अगर उसको किसी भी डायरेक्शन में आप मोड़ दीजिए अच्छे डायरेक्शन में तो शायद वो जाएगा, उसकी कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बेसिकली प्रोग्राम जो फोकस था अगर इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे हम उस सफर को प्रेशर में ना लें बल्कि हम उसको एंजॉय करें। तो एक म्यूजिकल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जो है टंडन सर ने और प्रभात सर ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। तो सारे पार्टिसिपेंट